सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। मुज़ाकरात की जो गाड़ी है झटके ले लेकर चल रही है और अपने आगाज़ से अब तक बावजूद ख्वाहिश के शाहराह इफ़हाम व तफ़हीम पर मुज़ाकरात का सफ़र कुछ ज़्यादा खुशगवार साबित नहीं हो रहा। हुकूमत और अपोजिशन की तीनों मुलाकातों ने अगली मुलाकात के लिए खदशात और वसवसों की धुंध में शुकूक व शुबात ही छोड़े हैं, लेकिन तीसरी और अब तक की आखिरी मुलाकात में PTI ने जो अपना जारहाना लबो लहजा छोड़ा है वो सबके लिए हैरत अंगेज़ है और इसकी वजह शायद कहीं बैकडोर मुज़ाकरात और आर्मी चीफ से वो मुलाकात है जिसके बारे में हुकूमत तासुर ये दे रही है कि आर्मी चीफ ने दिल रखने के लिए चंद मिनट दे दिए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हुकूमत के होश उड़ा देने वाला है। पार्टी के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन के मुताबिक ये मुलाकात चंद मिनटों की नहीं बल्कि जनाब 2 घंटों पर मुहित थी। आपने रऊफ हसन साहब को सवाल ये कि इस मुलाकात के बाद भी तहरीक इंसाफ 9 मई पर जुडिशल कमीशन के क़याम पर इसरार कैसे कर रही है। 9 मई की बराह रास्त फरीक तो खुद इस्टेब्लिशमेंट है, तो क्या इस इसरार में इस्टेब्लिशमेंट की रजा भी शामिल? मिलिट्री कोर्ट्स में चलने वाले केसेस और अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इसकी नफ़ी करती हैं। बहरहाल PTI को तहरीरी जवाब देने के लिए मुज़ाकराती कमेटी की सब कमेटी बैठ गई है और उम्मीद यह है कि वो जल्द ही अपना काम मुकम्मल भी कर लेगी, जिसके बाद राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक 28 जनवरी को चौथी मुलाकात का एहतमाम भी हो सकेगा। ज़रा जो मुज़ाकरात हैं इसकी जो अब अगला दौर होगा इसका उन किसी करबट बैठता दिखाई देता है या फिर नहीं देता है। और इस हवाले से मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए जो पैनल मौजूद है, इख्तियार वली खान नून लीग से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, नईम पंजोता साहब इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ साहब का भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है जी कोर्ट की बीट करते हैं जुल्करनैन, आप सब जानते हैं जुल्करनैन इकबाल, आपका भी बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों मेहमानों से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। जी इख्तियार वली खान साहब आपसे। सर, अगर हम अपने मुल्क की बात करें मईशत के हवाले से, आप लोग तो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते रहते हैं क्योंकि ज़रिए जिसकी हुकूमत होती है वो कहते हैं हम बहुत अच्छी हमारी कामयाबी है और मईशत जो है बहुत ज़्यादा परवास कर रही है, लेकिन आलमी बैंक के मुताबिक गुर्बत की शरह 7% से बढ़ के 25.3% हुई है। अब सर, ऐसे मुल्क में जहाँ पे ये हमारी शरह हो गुर्बत की, वहाँ पर अगर इजाफा हो रहा हो पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में, तो फिर आवाम सीखपा नहीं होगी, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगी, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। देखिए, 2 चीज़ों को हम मिक्स नहीं कर सकते। जहाँ तक ये पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहों की बात है, आप उसको बेशक उस पर डिबेट कर लें, वो एक अच्छी बात है, बुरी बात है, होना चाहिए नहीं चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ तक आप मुल्क की बात कर रही हैं, इकोनॉमी की, फिर यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट की कि गुर्बत कितनी बढ़ गई है, वो एक डिबेटेबल चीज़ है और वो बड़ी सीरियस है। उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उसमें कोई झूठ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। गुर्बत है तो है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उस पाकिस्तान को बचा कर लाए हैं जो पाकिस्तान के ऐलान किए जा रहे थे। इमरान खान साहब अपनी हुकूमत जिस तरह उनकी ख़त्म हुई तो कहने लग गए कि अब ये पाकिस्तान 3 टुकड़े होगा, अब ये सोमालिया बनेगा, अब ये श्रीलंका बनेगा, अब ये दिवालिया हो जाएगा। एंड यू नो वेरी वेल कि व्हाट दिवालिया इज़, दिवालियापन का क्या होता है। आपके जो शिप्स होते हैं, बहरी जहाज़, वो दुनिया में कहीं भी खड़े हों वो वही रह जाते हैं। आपके हवाई जहाज जहां भी हो, मेरा सवाल वही रह गया जो मैंने पूछा था। तो मैं वही आपको कह रहा हूं कि इसी को दिवालियापन कहते हैं कि आपकी एलसीज खुलना बंद हो जाती है। तो सर देखिए, अगर चले आपकी बात से मैं आपकी इजाजत से आए, आपकी इजाजत से अब हमने आहिस्ता आहिस्ता, यानी आपने इतना बेहतर कर लिया उसको इमरान खान के बाद, इतना बेहतर कर लिया उनके जाने के बाद कि 200% तनख्वाह में इजाफा हो जाएगा पार्लियामेंटेरियंस, कितनी तरक्की होगी। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आप इस चीज को उसके साथ आप जोड़ नहीं सकते। सर क्यों नहीं जोड़ सकते? नहीं, उसके अलावा आप ये भी कह सकती है कि तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ है, लेकिन मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा इस वक्त। ये एक और इशू है, बहुत बड़ा इशू है, गुर्बत का बढ़ना। सर, जो मिनिमम इनकम है हमारे यहाँ जुल्करनैन 36,000 कम से कम, गुर्बत से नीचे जाना जो है, आप मुझे बताएं जिसकी 36,000 सैलरी है, ठीक है, मुझे एक साहब मिले जिन्होंने बाकायदा मुझे ये आकर ये कहा कि मैम आप प्रोग्राम करती हैं, आपका प्रोग्राम हम सुनते हैं, देखते हैं, तो आप प्लीज़ आवाज़ उठाएं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी कुछ लोग इमोशनली ब्लैकमेल करके तुम्हारे पास जॉब नहीं, 36,000 से कम सैलरी पे रखते हैं और वो बेचारे ज़ाहिर बातें मजबूर होते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन 36 से भी कम उनको पे किया जा रहा है। देखिए, मैं अपनी बात करूँ आपको, मैं असम्बली का मेंबर था, नईम हैदर पंजोता साहब की पार्टी की हुकूमत थी, ये लोग बिल ला रहे थे तनख्वाहों की बढ़ोतरी में कि इसमें इजाफा हो। इमरान खान वज़ीर आज़म थे,
एंड ये रिकॉर्ड पर है, मैंने उसको अपोज किया कि हम यहाँ पर अपने अखराजात और अपनी तनख्वाहें और फैसिलिटेशन और पाकिस्तान प्रिविलेजेस बढ़ाने के लिए नहीं आए। मैंने उसको अपोज किया। मैं अब इसको कतई सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मैं इसको डिफेंस कर रहा हूँ, डिफेंड इसको मैं नहीं करना चाहता। मैं कह रहा हूँ आपको कि जो इशू आपने गुर्बत की बात की है ना, दैट इज समथिंग एल्स। सर मैंने कंपैरिजन यही किया है कि जब हमारे यहाँ अगर गुर्बत गरीब बंदा पिस रहा नहीं होगा, होना चाहिए, मिडिल क्लास भी पिस रहा होगा वहाँ पर, ठीक है आपने कितनी आपने बड़ी डिसेंट बात की, चले हम बात यहाँ खत्म करते हैं, लेकिन हो रहा फिर आप चलिए आगे। आप कह रहे नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। देखिए ये उस वक्त से बिगाड़ पैदा हुआ जब नैरेटिव बेस्ड इलेक्शन हुआ और खान साहब के कुछ नारे जो थे, नया पाकिस्तान, मदीने की रियासत, इनकलाब वगैरह वगैरह, उसमें 1 करोड़ नौकरियों का ऐलान किया गया था। जब ये गए तो पता चला कि 2.5 करोड़ लोग मजीद बेरोजगार होकर। अच्छा जी नईम साहब, आप हम ऐसे पाकिस्तान को बचा कर लाए। आप मुसलसल मुस्कुरा रहे थे नईम साहब, आप यकीनी तौर पर कुछ ऐड भी करना चाह रहे होंगे। 200% इजाफा, क्या फिर तहरीक इंसाफ अब इस बात पर करारदाद इसके खिलाफ? देखें बिल्कुल जो है करारदाद के हवाले से हम मुशावरत करेंगे और करारदाद होनी चाहिए। बात यह है कि जो आवाम है ना जी, आवाम का कोई पुरसान हाल आप देखें पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हो चुके हैं। लोग डंकियां लगा कर क्यों जा रहे हैं? कोई स्पेन कश्ती के हादसे में डूब रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही उनको, ठीक है गलत कर रहे हैं वो, जान से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं नौकरियां नहीं मिल रही। पाकिस्तान के अंदर ना नौकरियां हैं, ना इंसाफ है, ना कानून है, ना घर में किसी की इज्जत महफूज है, ना किसी का कोई मसला बन जाता है उसे कोई रिलीफ मिलता है। बेगुनाह मुकदमात हैं, घरों में छापे हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल है। यानी अमीर के लिए अलग कानून और गरीब के लिए। मदीना की रियासत क्या थी कि जहाँ पर इंसाफ था। इंसाफ क्या था? इंसाफ ये था कि गरीब और अमीर के लिए कानून जो है वो बराबर हो। यहाँ पर क्या है कि आप देख लें कि नवाज शरीफ साहब को कैसे क्लीन चिट दी गई, कैसे वो आए जहाज पर, हेलीकॉप्टर पर बैठे, पूरी दुनिया ने दिखाया कि देखें जी लाइव कवरेज चल रही है। नवाज एक तरफ इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा सकते और पूरा दिन मीडिया ने सिर्फ जहाज दिखाया जी नवाज शरीफ आ रहे हैं। फिर जिस तरह पूरा पाकिस्तान के अंदर मशीनरी का इस्तेमाल करके और एक जलसा वहाँ पर बिरयानियों के लालच और बाकी तमाम मशीनरी को इस्तेमाल किया, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और दूसरे, और फिर वहाँ पर वो कबूतर उड़ाते रहे। अब कबूतर देखने के लिए इधर मुल्क जो है वो बैठा हुआ है, आपने सिर्फ कबूतर उड़ाने हैं इधर, और फिर जब मौका आता है उस वक्त फिर उड़ जाते हैं स्टाम्प देकर। तो बात यह है कि श्रीलंका की इन्होंने बात की या दिवालियापन की बात की। देखें जब आपके मुल्क के अंदर कानून नहीं होता तो फिर आपका मुल्क जो है वो दिवालिया होने की तरफ जाता है। इस चीज़ को कोई नहीं सोचता। मैं आज बैठा हुआ था, मैं पेशावर गया हुआ था, अभी मैं सीधा पेशावर से आया, मैंने वहाँ से बेल ली है। मतलब हर रोज़ हम अदालतों में पेश हो रहे हैं ये साबित करने के लिए कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, हमने पुलिस पे हमला नहीं किया, हम कोई जो है वो किसी कत्ल के अंदर मुलव्वस नहीं है, हमने कोई डकैती नहीं की है, हमने कोई चोरी नहीं की है। मतलब ये तमाम दफात जो है मेरे जैसे बंदे के ऊपर लगा दी गई हैं, कोई एविडेंस भी नहीं है मेरे खिलाफ, उसके बावजूद हम पेश हो रहे हैं। तो जब ये सूरत हाल होगी, मुल्क के अंदर कानून नहीं होगा, तो जब आपके मुल्क के अंदर कानून नहीं होता तो कोई दुनिया का मुल्क आपके मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट नहीं करता। जब आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो आपकी इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा, जब आपकी इकॉनमी बेहतर नहीं होती तो फिर आपके मुल्क के अंदर ना रोजगार होता है, ना आपकी महंगाई कंट्रोल होती है, गरीब से गरीब तर होता जाता है, और जो अमीर हैं वो अमीर तर हो जाते हैं और वो अपनी जायदादें बाहर बनाते हैं। उसके सबूत हैं आपके सामने। आज भी लंदन फील्ड नौकरियों की बात की ना, आपने हवाला दिया कि लोग यहाँ से किस तरह बाहर जा रहे हैं, फिर जान गवा बैठते हैं, नौकरियाँ नहीं मिल रही। नौकरियों का वादा आप लोगों ने भी किया था, घरों का वादा, नौकरियों का वादा, और वो वादा भी पूरा नहीं हो सका था पीटीआई के दौरे हुकूमत में। मतलब रोजगार के मौके तो मिले ही नहीं यंगस्टर्स को। इस तरह इंडस्ट्री बेहतरी जा रही थी, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर। आप जाएं ना ताजरों से ज़रा पूछें, आप जाएं बिजनेसमैनों से ज़रा पूछें कि क्या हालात थे। तो आपके मुल्क के अंदर नौकरियां उसी सूरत में होती हैं जब आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री आती है, जब आपके मुल्क के अंदर मैशत ठीक होती है, कारोबार के मौके लोगों को दौर में भी नहीं ना हुई, वो हम मिले हैं ना। आप देखें आपके वज़ीर ख़ज़ाना एक बार तब्दील हो जाते थे, असद उमर साहब आए जिनके बारे में इतनी बातें की जाती हैं। 2 सालों के अंदर 20 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 साल में देखें कि क्या रेशो थी, आपको नजर आ जाएगा कि लोग उस वक्त यहाँ जो है क्या रेशो थी बाहर जाने की और अब क्या है, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। और फिर महंगाई की भी आप तरतीब देख लें। आप ये जुबानी आप कहते हैं कि हर चीज़ कंट्रोल होगी, हर चीज़
ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है जुल्करनैन, आपको सबसे पहले तो प्रेस एसोसिएशन जो एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट की, उसका सदर बनने पे बहुत मुबारकबाद। और हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और बहुत प्यारे मेरे भाई भी हैं, हम इकट्ठे काम करते हैं, बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत ही कॉम्पिटेंट, हमारे बहुत ही कॉम्पिटेंट रिपोर्टर। और आजकल मेरे ख्याल से रिपोर्टर्स में सबसे ज़्यादा अगर किसी का बहुत ज़्यादा किसी को सुना चाहता है तो कोर्ट रिपोर्टर्स ही हैं, जिनको हर वक्त सुना जाता है, क्योंकि सारे इश्यूज हमारे कोर्ट में चल रहे होते हैं, क्या होने वाला है, क्या होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चूँकि आप भी एक यंगस्टर भी हैं, नौजवान हैं, गहरी नज़र रखते हैं, हम लोग तकरीबन एक ही एज ग्रुप में फॉल करते हैं, शायद मैं आपसे थोड़ी सी बड़ी होंगी, लेकिन मैं मेरे ख्याल से मीरा से तो बड़ी ही होंगी। अच्छा, मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि आप कैसे देखते हैं कि जो रोज़गार के मौके हैं वो हमें किस दौर में ज़्यादा मिले? मतलब मैं तो बचपन से सुनती आ रही हूँ, देखती आ रही हूँ, जब से हमने होश संभाला है, 90s का दौर हमने देखा, फिर 2000 के बाद वाला दौर देखा, अब ये इनका दौर देखा 18 वाला, बाकी 13 वाला नून लीग का देखा, अब पीपल्स पार्टी का 8 वाला दौर देखा, अब इनका दौर देख रहे हैं। तो हम तो ये देखते रहे हैं कि लोग बेचारे परेशान ही होते हैं, मिडिल क्लास तबका हमेशा पिसता रहता है। अभी भी देखिए सैलरीड लोग जो हैं, आप सैलरी देते हैं, मैं सैलरी देती हूँ, हमारी सैलरी पर कितना टैक्स है, हम कितना टैक्स देते हैं, और जो बिजनेसमैन तबका है वो कितना टैक्स देता है, ताजी तबका क्या करता है सबके सामने। डॉक्टर साहब, मैं एक बात करूं, शायद थोड़ी अनपॉपुलर शायद हो, दोनों मेरे मोहतरम हजरात हैं, वो शायद आप खुल के बात करें, दोनों में से किसी को भी बुरी लगे। नहीं, वो चीज़ ये कि हम लोग जब 90s में हम लोग बहुत अर्ली एज में थे, फिर जब बड़े हुए उस वक्त तो परवेज मुशर्रफ का दौर था, और जो ग्रोथ रेट था, जो परचेजिंग पावर में इजाफा उस दौर में हमने देखा है। अनफॉर्चुनेटली वो ना बाद में पीपल्स पार्टी दौर में आया, ना वो मियाँ साहब के दौर में उस लेवल पे रहा, ना वो पीटीआई के दौर में रहा, और ना अब तो खैर वो डाउन जाते हम बिल्कुल ये आगे एज पे आगे, इससे आगे पता नहीं क्या होना, ये समझ नहीं आती। क्योंकि जिस अंदाज में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और महंगाई है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, तो तनख्वाहें नहीं बढ़ रही उस तरह, तनख्वाहें उस अंदाज में। तो पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह में 200% इजाफा, आपको कैसा लगा सुन के? मुझे भी उतना ही अजीब लगा जितना इख्तियार वली साहब को लगा, क्योंकि वो खुद बता रहे, उन्होंने भी पहले सपोर्ट नहीं किया था इस चीज़ को, मेंबर होते हुए भी अपोज किया था, वो कह रहे सपोर्ट आपने नहीं किया था। लेकिन सर सॉरी टू से इतने ग्रेसफुल हमारे सियासतदान, अगर बाकी जो सुन रहे हैं मैं माजरत खाऊं, मतलब हर कोई इतने ज़र्द वाला होगा कि कोई मैं इस चीज़ को नहीं पसंद करता, अल्लाह कहे कि हमारी हुकूमत है लेकिन मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। नहीं, वो ये ज़रूर कर सकते हैं कि इस किस्म की कोई करारदाद ले आए कि जो अरकान नहीं लेना चाहते इजाफा, वो कहते हैं नहीं हमें इजाफा कबूल नहीं है, पब्लिक मुश्किल में है, उनको पुरानी सैलरी दी जाए, जो लेना चाहता है वो नहीं ले लें, सामने आ जाएगा ना कौन किसके साथ खड़ा है। और नईम साहब, दूसरी बात है कि कौन सा ऐसा हमारा सियासतदान है जो बड़े गरीब घर से आया हो? मुझे एक बड़े सीनियर पीपल्स पार्टी के, हर दफ़ा मिनिस्टर ही बनते हैं, बड़े सीनियर प्रोफाइल है उनका पोर्टफोलियो, पंजाब से, चले मैं बता देती हूँ, बहुत ही सीनियर मोस्ट। मेरी उनसे बात हो रही थी किसी प्रोग्राम में, ईद शो में, तो ऑफ द रिकॉर्ड हम बात करें तो उन्होंने कहा कि मुझे बताएं, एक बंदा जो 5 मरले के घर में रहता हो, वो इलेक्शन लड़ने चला जाए, आप उसको वोट देंगे? सियासत आप, मुझे पता है इसमें अलग राय का इजहार करेंगे, लेकिन जो नीचे से उठकर आएगा, बहुत ही मिडिल क्लास या उससे नीचे से, उसको कितना सफ़र करना पड़ेगा, ये आप भी अग्री करेंगे। हमारे यहाँ ज़्यादातर पार्लियामेंटेरियंस, हमारे यहाँ ज़्यादातर सियासतदान जो असम्बलियों में गए हुए हैं, कोई पीछे से जगीरदार है, कोई वडेरा है, लैंडलॉर्ड है, उनके सोर्स ऑफ इनकम इतने ज़्यादा है कि उनको असम्बली से वो वाली तनख्वाह पे उनका पूरा गुजारा उस पर नहीं होता। कितनी परसेंटेज है जो मिडिल क्लास घरानों से उठकर आके बैठे हुए असम्बलियों? देखिए, मैं अगर सरगोदा की आपको मिसाल दूं, क्योंकि मेरा तलक सरगोदा से है, मैं भी कोई बड़ा लैंडलॉर्ड नहीं हूँ या मेरे कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं है, बस छोटा सा ज़मींदार हूँ। मुझे भी खान साहब ने टिकट दिया, वहाँ पर जुल्फ़कार भट्टी साहब हैं हमारे, वो बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने बात की है कि वो, लेकिन परसेंटेज कम है, ये तो मानते हैं ना आप? नहीं, हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मेरा ख्याल में उसमें कोई 50 ना हो 30% तो लोग हैं जो बिल्कुल, जिनका तलक जो है वो अमीर नहीं है, जिनके कोई वो नहीं है, लैंडलॉर्ड नहीं है। और ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के अंदर है कि एक आम बंदा भी जो है वो नीचे से उठ के, यूनिट काउंसिल से उठ के, एक वार्ड से उठ के आकर नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर या असम्बली में या सूबाई असम्बली में या नेशनल असम्बली में है, तो ये सिर्फ तहरीक इंसाफ है। बाकी तो सारे देख लेना कि नवाज शरीफ हों तो उनके भाई लड़ रहे हैं, उनकी भतीजी लड़ रही हैं, उनके भतीजे लड़ रहे हैं, तो सारे जमात इस्लामी को, जमात इस्लामी ठीक है उन्होंने ऐड किया, लेकिन वो इतनी कोई बड़ी जमात नहीं है ना पाकिस्तान की। सर जमात तो बड़ी ही है, बड़ी जमातों में जो है मतलब पाकिस्तान तरीके एग्जिस्टेंस तो है ना, पाकिस्तान तरीके। अच्छा, एमक्यूएम में भी बहुत से मिडिल क्लास लोग हैं। देखिए, एमक्यूएम तो छोटी सी जमात है ना, एक समझ लीजिए कराची की हद तक है ना, तो आप उसको कंपैरिजन नहीं पीटीआई को कर सकते ना। पीटीआई तो सर इन बातों से आपने लोगों को नाराज किया, वो भी छोटी जमात है, वो आपने जमात इस्लामी को छोटा जमात किया कि मैं पीटीआई से कंपैरिजन ही नहीं कर रही। जी जी, मैं पीटीआई की बात करूंगा, मुझे एमक्यूएम से है नहीं ना, एमक्यूएम है या कोई है, मैं तो पीटीआई की बात करूंगा। तो हमारी जमात के अंदर इमरान खान साहब ने मौका दिया और इमरान खान साहब ने कहा कि जो मेरिट के ऊपर बनता है ना, जिसकी जो लड़ सकता है, जो खड़ा हो सकता है,
जो है वो क्वालिफाई करता है उसको बिल्कुल करें, बिल्कुल उसको। देखिए एक रिश्तेदार इमरान खान का अपना इलेक्शन, भांजे को उन्होंने टिकट नहीं दिया, ठीक है, और इधर दूसरी तरफ देखें चाचू जो हैं वो वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं और भतीजी साहबा जो हैं वो वज़ीर आज़म, और दोनों मुल्क का बेड़ा कर रखा है। अब अगर इनका कोई होता ना उधर हमजा वगैरह को ऑप्शन मिल सकता सिंध में, तो वहाँ पर वज़ीर आला बन जाता, बलूचिस्तान में इनको मौका मिल जाता, तो मेरा ख्याल में हमजा को कोई बेटा वहाँ पर वज़ीर, तो वो तो इनको मौका नहीं मिला ना। तो जहाँ पर इन्हें मौका मिला उन्होंने पूरा अपना अवेल किया, और ख़ुद आप देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब चेयरमैन। तो ये बेसिकली मरूसी सियासत और इमरान खान की सियासत और उनकी नज़रिए में बड़ा फ़र्क है। अब जहाँ पर बात की है इन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें, जैसे इन्होंने कहा जी कि श्रीलंका की बात की, तो उसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ था। अब आप ये देखें कि एक रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार या कोई डिप्टी रजिस्ट्रार, उसकी ये हो गई है, मतलब मैं अब लफ्ज़ इस्तेमाल ऐसे नहीं करता कि सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस उसे हुक्म दे रहा है तो उसका नहीं मान रहा। वजह क्या है? क्योंकि पीछे लोग जो हैं वो ताकतवर खड़े हैं। 26वीं तरमीम हो गई है, ये 26वीं तरमीम के असरात है ना, कि आप जो मर्जी है कर लें, आप किसी को उठा लें, अगवा कर लें, तो आपको पूछने वाला जजेस को पता है मैं बात करूंगा तो मुझे हटा दिया जाएगा, मेरे खिलाफ रेफरेंस आ जाएगा, तो मेरे पीछे तो कोई नहीं खड़ा होगा। एक वकला का एक था कि वो रोल अदा करते थे, आज वकला भी खामोश सत्तू पी के सो गए हैं। इसी की वही वजह है कि वहाँ पर भी मामलात कर दिए गए। इख्तियार साहब, बिरादर अपने नईम हैदर पंजोता साहब बात कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ तारीफ और तनकीद ये दोनों एक साथ सीखनी चाहिए। आप जिस पर तनकीद करें उससे पहले आपको तारीफ सीखनी होगी। आपका खुद अपना माजी जो है वो इतना दागदार है, वो इतना काला, इतना सियाह है, 8 लोगों ने रिजेक्ट कर। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। अब सुनिए ना, सुनिए, दागदार सुनिए ना, मैं बताता हूँ। नहीं हम तो बताता हूँ आपको, सुनिए, आइए सुनाइए, हम भी सुनाइए। इनके दौर में लोग नहर में कश्तियां ले जाकर अपने बच्चों को एक एक करके फेंकते थे, ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड। मैं आपको अपनी ट्विटर से मैं आपको ट्वीट भेजता हूँ, वो वीडियो भी भेजता हूँ, वो खबर भी भेजता हूँ। लोग जहर खा के खुदकुशियाँ करते थे, और ये आज कह रहे हैं ना, ये नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं कि उनको कबूतर उड़ाने के लिए बुलाया था। सिर्फ कबूतर नहीं, आपके तोते भी हमने छुड़ाए। कबूतर उड़ा के बेचारा नवाज शरीफ पहले ही बोलता था कि नवाज शरीफ आएगा तो वो फिर भाग जाएगा। वो सिर्फ अपने इलाज के लिए नहीं पैसे कमाने, वो आपके इलाज के लिए भी पैसे कमाने के लिए। आपका नहीं, नवाज शरीफ तो 3 दफा पैसे कमाने चुका है। वो तो पता है, हमें बड़े पैसे, इतने पैसे हैं उसके पास। तुम्हारे लीडर को ज़कात के पैसों से प्लॉट भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, उसको अस्पताल भी बना के दिया, उसको पैसे भी लोगों के लिए ज़कात इकट्ठी कर सकता है लेकिन खा नहीं सकता। मैंने बड़े आराम से आपकी बात सुनी, आप सुने जरा। हाँ, मैं भी फिर आपकी बारी में फिर मैं बोलूंगा, कोई बात नहीं। आपके दौर में वो आरटीएस बिठाया न जाता। आज आप कहते हैं कि एमक्यूएम छोटी पार्टी है, जमात इस्लामी छोटी पार्टी है। आपकी पार्टी पीटीआई एमक्यूएम से छोटी पार्टी थी, जमात इस्लामी से छोटी पार्टी थी। आप फिर अपनी बारे में बात करें ना, उनको जवाब दें। मेरी बात को आप क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, आप करें। You have to listen me, because I listen you। ठीक है, आपने आपकी पार्टी टांगा पार्टी से टांगा पार्टी थी, और जब आपकी आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी तो एक तरफ ताहिरुल कादरी और एक तरफ इमरान खान बैठते थे, बीच में छोटी मेज होती थी, ये इनकी आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती थी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। आपके दौर में जितनी खुदकशियां हुई है ऑन द रिकॉर्ड, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख है। आपने तो लोगों को मरवा दिया था, और कहते क्या थे, बड़े बड़े स्क्रीन लगाकर इस कन्वेंशन सेंटर में जब आप प्रोग्राम पेश कर रहे थे तो आप क्या कहते थे कि नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। आपके पास उस नए पाकिस्तान का कोई नक्शा है? हाँ, हमसे पूछते हैं। आज भी जिस रोड पर आप सफ़र करके आए हैं वो नवाज शरीफ का बनाया हुआ मोटरवे है। आज भी कल भी उठाए पैसे, तो वो उस वक्त से कमा रहे हैं जब वो सियासत में नहीं थे, और आपको ज़कात दी है। उस वक्त आपके लीडर को ज़कात दे के उसने बड़ा किया है। ताहिर अल कादरी को तनख्वाह दे के उसने रखा हुआ था। आपका लीडर तो उसका अस्पताल हमने बनाया है। अगर वो शौकत खाना अस्पताल हम न बनाते, हमने बनवा के दिया। नहीं, आपने सारा किधर बनवा के दिया? हमने दिए। नहीं, कोई हमने ज़कात के पैसे दिए। हमने ज़कात के पैसे दिए 50 करोड़ रुपए अपनी जाती ज़कात के आपने दिए हैं, तो आप करप्शन का हिसाब तो देना ही पड़ेगा ना। करप्शन का हिसाब जो है हम दे चुके हैं, पनामा में भी दे चुके हैं, नहीं, हमने क्लियर कर दिया। करप्शन का केस अब मैं बताता हूँ,
पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस 190 मिलियन पाउंड है। मुझे हैरत है, ये इतना बड़ा जबरदस्त आदमी है, ये वकील भी है, मैं देख रहा हूँ ये वकील भी है, और ये यहाँ बैठकर ये कहते हैं मैं सरगोदे का हूँ, शाहीनों के शहर से हूँ, और यहाँ पर बैठकर उस चोरी की जब एनसीए ने पैसे पकड़े कि ये पाकिस्तानी कौम की मिल्कियत है, इन्होंने लाके वो मलिक रियाज के अकाउंट में डाल दिए। शर्म नहीं आती? सिलाई मशीनों से कोई अरबों रुपए कमा लेता है और ये फिर कहते हैं कि हम नया पाकिस्तान बना रहे हैं, ये मदीने की रियासत है। भूल गए एक खातून तैयबा गुल को आपके लीडर ने वजीर आजम हाउस में पूरे 111 दिन बंद किया हुआ था, और उसके जरिए आपने जो जस्टिस जावेद इकबाल थे चेयरमैन नैब, उसको आपने ब्लैकमेल करके रख दिया था और पूरे पाकिस्तान में अपने मनपसंद वो एहतसाब का ढोंग रचाया था। आज नए पाकिस्तान के आगे चलते हैं, ठीक है, चलें। जुल्करनैन, वैसे आप इस पैनल में बैठे हुए ना, मुझे बिल्कुल पीपल्स पार्टी का किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे थे। पीपल्स पार्टी का भी हुकूमत में ये किरदार है, खामोशी से सुन रहे होते हैं, लेकिन आजकल पीपल्स पार्टी भी बड़ी आंखें दिखा रही है सर नून लीग को। चलिए ब्रेक का कहा जा रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो आपसे शुरू करेंगे। लेकिन जुल्करनैन 190 मिलियन पाउंड पे भी आपसे बात कमीशन के हवाले से, खासतौर पे 9 मई के हवाले से। जी ब्रेक के बाद, शॉर्ट ब्रेक के बाद तीनों मेहमान में से मौजूद है, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। नईम साहब मेरे ख्याल से जवाब देने के लिए काफ़ी बेचैन दिखाई दे रहे हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। जुल्करनैन, नईम पंजोता और इख्तियार वली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नईम साहब, आपके जवाब की तरफ मैं आऊँगी, आप बड़े बेचैन होंगे जवाब देने के लिए, लेकिन जुल्करनैन सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जुडिशल कमीशन पे जो मुज़ाकरात हैं वो अटके हुए हैं, जो 3 दौर हो चुके हैं। जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, अब उसके लिए इन्होंने भी हामी भर ली है, लेकिन आगे क्या होगा देखा जाएगा। अब मुझे बताएं कि जुडिशल कमीशन को अगर हम आसान अल्फाज में नाज़रीन को समझाना चाहें कि लीगली इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि उसकी रिपोर्ट एज एन एविडेंस तो आप नहीं पेश कर सकते, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो सामने आ जाते हैं। देखिए चीज़ ये डॉक्टर साहबा के बदकिस्मती से हिस्ट्री ये रही है कि जिस चीज़ पे मिट्टी डालनी हो या अंडर द कारपेट करना हो, कमीशन बना दिया जाता है। अब नहीं तो क्या पीटीआई वाले दोस्त हमारे ये चाहते हैं कि इस मामले पे मिट्टी डालनी हो? देखिए वो कह रहे हैं कि कमीशन बने। पंजोता साहब आपकी बात को मैं लेकर हाँ, पंजोता साहब वकील हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं वो कि कमीशन की रिपोर्ट एज एविडेंस ट्रीट नहीं हो सकती किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, वो चाहे एटीसी कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। और ये जो बात होती है ना जुडिशल कमीशन की, ये जुडिशल सिर्फ इस हद तक होता है कि इसमें कोई एक जज आप मुकर्रर करते हैं जो बैठ के इंक्वायरी करते हैं, अदरवाइज वो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, उसमें कोई वो जुडिशल ऑर्डर पास नहीं करते। वो जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट है उसके अंडर ही उन्होंने अपने उनको जो इख्तियारात होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ठीक है, 2-3 मिसालें हैं। पंजोता साहब की गवर्नमेंट के दौर में शुगर कमीशन बना था सर, वो कमीशन बना, उसको चैलेंज किया शुगर मिल्स मालिकान ने, सुप्रीम कोर्ट तक आए, मखदूम अली खान साहब उनके वकील थे, उन्होंने कहा जी फंडिंग हमारे खिलाफ दुरुस्त नहीं है। तो उन्होंने कहा ये कुछ फैक्ट्स सामने आए हैं, बेसिकली इन फैक्ट्स की बेस पे अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वो अलग से एफआईए तफ्तीश करेगा, तफ्तीश में ये बातें आएंगी तब वो काबिल कबूल होंगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। ठीक है, एक वो चीज़ थी। मॉडल टाउन का 2014 में सामने हुआ कमीशन बना, उसमें बाकर नजफी साहब, जस्टिस बाकर नजफी साहब भी हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की कि कौन कौन मुमकिन तौर पर इसमें मुलविस हो सकता है। उनके TOR में ये शामिल नहीं था कि इतनी जिम्मेदारी तयन करें, ये बड़ी वाज़ेह करने वाली बात है, लेकिन उसमें जो चीज़ें सामने आई वो कुछ इशारे पंजाब की होम डिपार्टमेंट पे जा रहे थे। आज तक वो क्योंकि पेश नहीं हो सकती अदालत में, उस पर क्या हुआ, सिर्फ डिबेट हुई पॉलिटिकली और कुछ नहीं हो सका था। तो ये 9 मई की हद तक जो कमीशन मांग रहे हैं 26 नवंबर पे, इससे सिर्फ ये होगा कि एक फैक्ट सामने आ जाएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या, दोनों साइडों का मौक़िफ़ आएगा, कोई एक तीसरा फरीक जिसको दोनों मिल के लगाएंगे, वो 2 जुमले इनके हक में दे देंगे, 2 जुमले उनकी फेवर में दे देंगे, सारे अपना अपना प्रोग्राम्स में आपको मौक़िफ़ देते रहेंगे कि जी उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। जैसे धांधली कमीशन था 2014 का, इलेक्शन कमीशन को पूरा चार्जशीट कर दिया और ये कह दिया कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई थी। पीटीआई वापस में वहाँ फंसी मुनज़्ज़म के लफ्ज़ के ऊपर जाके थी, अगर मुनज़्ज़म ना करते तो शायद इन्हें कुछ ज़्यादा मिल जाता वहाँ से। जो TOR 2014 में बने थे, जंगी तरीन साहब के घर मुज़ाकरात होते थे। जब मुनज़्ज़म धांधली साबित नहीं हुई, नून लीग को पूरा फ्यूल मिल गया खेलने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने जितनी कोताहियाँ थी कमीशन ने उठा के कमीशन इलेक्शन कमीशन के खाते में डाल दी जुडिशल कमीशन ने, और इमरान खान साहब और पीटीआई उस पर खेलते रहे 2018 तक। तो दोनों का कुछ ना कुछ मिल जाएगा कमीशन बनने से, दोनों का मफाद भी इसी में है कि कमीशन बन जाए और कुछ ना कुछ चलता रहे। जो केसेस अदालतों में चल रहे हैं उसके ऊपर ज़रा बराबर भी असर नहीं होना इस कमीशन की रिपोर्ट का।
ठीक है नईम साहब, इस पे आपका टेक चाहिए मुझे, और फिर इख्तियार साहब की बातों पे जवाब देना चाह रहे हैं। देखें, जो उन्होंने कमीशन की बात की है ना, कमीशन का मकसद क्या है। मेरी खान साहब से परसों भी मुलाकात थी तो उन्होंने कहा कि ये हम जो कमीशन मांग रहे हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जजेस के ऊपर मुश्तमिल नहीं है, PTI के जजेस नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और सीनियर जजेस के ऊपर मुश्तमिल जो है वो आप कमीशन बना दें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारे खिलाफ जो एक पूरा प्रापोगंडा किया गया है कि 9 मई वाले हैं, इन्होंने आग लगा दी है, जलाव कर दिया है, गिराव कर दिया है, उसको कर दिया, इसको कर दिया, तमाम हकायक जो हैं वो सामने आ जाएं, कौम के सामने आ जाएं, हम भी अपनी एविडेंस। ये नहीं हो सकता ना कि एक बंदा जो है वो खुद ही मुद्दई हो और खुद ही वो फैसला कर दे और दूसरे फरीक को सुनने का मौका भी ना दे। तो हमारा तो क्लियर मौक़िफ़ है कि हम अपनी तरफ से एविडेंस देंगे, आप अपनी तरफ से दें और फिर उसके ऊपर कमीशन फैसला कर दे। लेकिन जो शख्स इस चीज़ से भागता है ना, डेफिनेटली उसके अंदर कोई ना कोई कांड है, कोई ना कोई चोरी है, कोई ना कोई ऐसी वो क्या कहते हैं ना विथ है अंदर से, जिसकी वजह से वो नहीं इसके ऊपर एग्री हो रहा। जब वो एग्री होगा तो फिर डेफिनेटली वो तमाम तर पोल खुल जाएगा जो सारा किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये रहेगी, देखिए उन्होंने बात की है कि जनाब सरगोदा के जनाब ये शहीनों के शहर के हैं, तो मुझे तो बड़ा फ़ख्र है जी कि मैं बिल्कुल ठीक साइड पर खड़ा हूँ, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जिसने मुस्लिम उम्मा का मुकदमा लड़ा, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जिसने डील नहीं की, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जिससे गोलियां लग गई, जिसको गोलियां लग गई, किसी ने डील ऑफर की हो ना तो उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जो मुल्क से बाहर नहीं भागा, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जिसने स्टाम्प पेपर नहीं दिया, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जिसके ऊपर 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकी, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जिसको सिर्फ और सिर्फ फिक्स मैच के तहत जो है सजाएं दी गई, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जो हमेशा पाकिस्तान की बात करता है, जिसने अपने दौर के अंदर हेल्थ कार्ड बनाया, जिसने अपने दौर के अंदर पनागाहें बनाई, एक हेल्थ कार्ड का एक दूसरा नमूना आप लेकर आए, 190 मिलियन पाउंड उसके अकाउंट में नहीं आया, उसके बावजूद उसको 14 साल सजा दी गई। कोई 500 अराजी अपने नाम पे उसे नहीं है कि वो उसको सेल कर सकता है या बेच सकता है। वो एक ट्रस्ट है, वो एक पब्लिक ट्रस्ट है जो कि आवाम का ट्रस्ट है, वो इमरान खान का ट्रस्ट नहीं है। जैसे शौकत खानम है, जैसे शौकत खानम है, फिर शौकत खानम में नवाज शरीफ का क्यों कहते हैं कि उसने पैसे दिए? इसी वजह से दिए कि वो इमरान खान का जाती नहीं था, इसी वजह से दिए कि वो इमरान खान का अपना जाती नहीं था, उसे कमा नहीं सकता। यही बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लेम, इनको कोई केस नहीं मिला, पूरी जिंदगी में केस नहीं मिला, आज आकर इन्होंने इद्दत केस बनाया। क्या बना उसका? खत्म हो गया। आपने बनाया, आपने बनाया, आपकी तरफ से वही वकील थे, आपकी वही प्रोसिक्यूशन थी। नहीं रुकूंगा, आप रुके हो तो फिर मैं रुकता, आप नहीं रुके मैं भी रुकूं। आपने साइफर केस बनाया, क्या बना? खत्म हो गया। आपने तोशाखाना बनाया, वो उसके अंदर अता तारड़ जाकर पेश होता रहा, अता तारड़ पूरे जुलूस लेकर जाता, घड़ियां बेची, एक घड़ी बेची, उसकी कीमत अदा की है, गाड़ियां बेची हैं जो बेची नहीं जा सकती, गाड़ियों का हिसाब शोरूम आपसे एमन फील्ड अपार्टमेंट का हिसाब मांगेगी। साइफर का क्या बना? जब ओपन कोर्ट के अंदर आया तो खत्म हो गया, जब ओपन कोर्ट में आया तो खत्म हो गया। आप क्या अपनी रवायत की बात करें? आप तो केपी की बेइज्जती करवा रहे हैं, आप मेरे ऊपर बात करें, आप केपी के होकर पख्तूनख्वा की बेइज्जती करा रहे हैं। क्या आप एक करप्ट बंदे को जो है डिफेंड कर रहे हैं? आप एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के ऊपर बात कर रहे हैं, आप करप्ट आदमी को डिफेंड कर रहे हैं जिसने 2 नंबर जिसने सिर्फ और सिर्फ किरदार उसका नहीं है, उस गंजे का किरदार नहीं है जो बेगौड़ा भाग गया था। इमरान खान डटा रहा, खड़ा रहा, भागा नहीं है। कौन है टेरियन? बताओ कौन? आप बताओ, आप बताओ। मरियम है, मरियम कैसे? जैसे तुम बकवास कर रहे हो, बताओ कैसे? ठीक है, क्या बात करो, बताओ। एक मिनट प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा और ये बड़ा ही हमारे लिए अजीबोगरीब सी सूरत हाल बन गई थी पूरी टीम के लिए कि ये क्या हो रहा है। और गुफ्तगू अक्सर बहुत से चैनल्स में हम देखते हैं कि सियासतदान एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, तनकीद करते हैं, डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ एक दूसरे की ज़ातियात पे हमले ना करें। ख़ासतौर पे जो ख़वातीन लीडर्स हैं, ख़वातीन जो पार्टीज़ में काम कर रही हैं, उनके हवाले से नाजेबा किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करने से इज्तनाब किया जाए, गुरेज़ किया जाए। और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में बड़ा ख्याल करती हूँ इस बात का, और चाहे वो मरियम नवाज़ साहिबा हों, दूसरी पार्टी से कोई हों, मेरी ये कोशिश होती है कि ख़वातीन
ख़वातीन के हवाले से कोई बात ना की जाए। अब आज भी जो गुफ्तगू इतनी ज़्यादा हुई और जहाँ से शुरू हुई आपने देख लिया, एज़ इट इज़ हमने चलाया, हमने क्योंकि अमानत होती है जिसकी भी बात होती है और जिसके साथ ज़्यादती होती है, जारी बात है उसको तकलीफ़ होती है जब आप उसको एडिट करते हैं, तो हम इसको एज़ इट इज़ चलाया है हमने अमानत समझ के, दोनों मेहमानों की गुफ्तगू, और कहीं पे आपको बीप सुनाई नहीं देगी, जैसे वो गया है आपने एज़ इट इज़ वो सुन लिया। और उसके बाद हमारे हाँ ये देखें, अगर ये कैमरामैन साहब दिखा दें कि यहाँ पे 2 कैमरामैन भी मौजूद थे, हमारे दोनों कैमरामैन भाई, पीसीआर में भी लोग मौजूद थे, एमसीआर में भी पूरी टीम होती है, सिर्फ आपको एंकर स्क्रीन पे जब नजर आता है बैक पे पूरी टीम होती है। अब ये देखें स्क्रीन भी टूट गई, ग्लास भी टूट गए, चाय भी गिर गई और ये अजीब सा एक माहौल बन गया था। तो मैं जाने से पहले सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगी, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सा अजीब व गरीब सा वाक़या पेश आया है, हम एक्सपेक्ट नहीं करे थे ऐसा होगा कि आप लोग डिसएग्री करें, आप लोग इख्तलाफ करें एक दूसरे की बात से, आप लोग जितनी मर्जी तनकीद करें एक दूसरे पर, फैक्ट बेस्ड बात करें, फैक्ट एंड फिगर पे जो बात मबनी हो वो बात करें, लेकिन एक दूसरे की ज़ातियात पे हमला ना करें। और ये देखें, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कि आप लोग रोल मॉडल्स हैं, आप लोग टीवी पर आते हैं, जब आप लोग रोल मॉडल्स हैं तो आप लोगों को बाकी लोगों के लिए भी रोल मॉडल बनना है और बाकी लोग भी आप लोगों को फॉलो करते हैं, तो आप लोग यंगस्टर्स को क्या पैगाम देंगे इस तरह करके। और ख़वातीन के हवाले से प्लीज़ नाजेबा गुफ्तगू करने से इज्तनाब करें, गुरेज करें, बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू ना करें, किसी के हवाले से नाजेबा बात ना करें, गालम गलोच तो बिल्कुल ही नहीं चलेगी। ये बहुत ही एक गिरी हुई हरकत है और मैं इस चीज़ की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। ये आज मेरे प्रोग्राम में भी जो हुआ, मैं इसकी बहुत मजम्मत करती हूँ और माजरत के साथ ये सब कुछ हुआ और एज इट इज़ गया, क्योंकि ना तो एडिटिंग का टाइम था और दूसरा जिसके साथ भी गलत होता है वो डेफिनेटली फिर एहतजाज करता है कि आपने इसको एडिट क्यों किया, क्योंकि हम पार्टी नहीं हैं, हमारे लिए तमाम मेहमान बराबर हैं और हमारे लिए तमाम मेहमान रिस्पेक्टेबल हैं। अगर किसी के साथ कुछ भी गलत होगा और जो भी करेगा, अवाम जो है वो देख रही है और अवाम ही इस बात का फ़ैसला करेगी कि किसने बदतमीज़ी शुरू की और ये मामला इस तरह क्यों हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।